मसला रहा था? आज अनुसूचित क्षेत्र के अंदर जो आरक्षण को लेके विशेषकर मेन जो आज सभा और रैली का आयोजन था, रिजर्वेशन जो पॉलिसी है उसको लेके था। और जिस तरह से अनुसूचित क्षेत्र में संवैधानिक प्रावधानों को नजरअंदाज किया जा रहा है, इन सारे समस्त इशू को लेके हमारे 31 सूत्री मांगे थी। इन सारे मांगों को लेके हमने ज्ञापन रैली किया गया है। इसमें बड़ा जो मुद्दा था रिजर्वेशन पे था। रिजर्वेशन पे एक सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि हमारे रिजर्व कैटेगरी एसटी हो या एससी हो या ओबीसी हो, जो भी हो, लेकिन अनुसूचित क्षेत्र का रिजर्वेशन पॉलिसी अलग तरीके की बनी हुई है। संवैधानिक अनुच्छेद 244(1) 5वीं अनुसूची के तहत सारा आइडेंटिफाई किया गया है कि शेड्यूल एरिया में रिजर्वेशन पॉलिसी किस तरह से रहेगी। अब सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है, उसमें कैटेगरी वाइज मतलब कोटे में कोटा का जो आया है, और उसको लेके पूरे देश के अंदर माहौल बना हुआ है। अलग अलग तर्क निकाले जा रहे हैं। कुछ लोग सत्ताधारी लोग, मैं एज ए पार्लियामेंट मेंबर हूं और उसी दौरान प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ने कह दिया कि इसको हम लागू नहीं कराएंगे। कुछ यहाँ पर अलग स्टेटों में, 2-3 स्टेटों में कुछ लागू किया गया। इसके अंदर क्रिमिनल का भी फैसला आया। तो एज ए प्रधानमंत्री जी ने भी क्रिमिनल के लहा का सारे जो सांसद मिलने गए थे उनको कहा कि हम लागू नहीं करेंगे। उधर कुछ और बोल रहे हैं, धरातल पे बीजेपी का कार्यकर्ता कुछ और बोल रहा है। धरातल पे जिस तरह से आज अनुसूचित क्षेत्र के अंदर जो लोग आरक्षण विरोधी जो नीतियां लाए, या जाने अनजाने में या उनके कोई पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से जिस तरह से 2013 की अधिसूचना जारी की, शेड्यूल एरिया के अंदर एक शेड्यूल एरिया और नॉन शेड्यूल एरिया के प्रावधान अलग अलग हैं। इनको समझ में कई अधिकारियों को भी नहीं आ रहा है, कई जनप्रतिनिधियों को भी नहीं आ रहा है। तो शेड्यूल एरिया के अंदर राज्यपाल महोदय द्वारा 2013 के अंदर एक अधिसूचना जारी की गई। उसमें 45% एसटी, 5% एससी, उसको लेके हाईकोर्ट में बंधा गया और वो अधिसूचना निरस्त हो गई। 2016 में एज इट इज अधिसूचना वापस लागू की, और वही उस अधिसूचना को लेके भी हमने कई बार चैलेंज किया। तो अक्टूबर 2019 में एक नई अधिसूचना आई। उस अधिसूचना के आधार पे वर्तमान में भर्तियां हो रही है। 2013 की मेन अधिसूचना 2013 की है, लेकिन 2016 में इसको परिवर्तन किया। शब्दों में भावना वही है, उद्देश्य 2013 वाला ही है। 2019 में फिर चेंज किया, और यहाँ पर ये स्थिति बनी हुई है कि 45% एसटी को रिजर्वेशन, 5% एससी को, और 50% ओपन कैटेगरी कर रखा है इन लोगों ने। लेकिन ओपन कैटेगरी के अंदर पुलिस डिपार्टमेंट की बात करें हम, कि जो बंदा अगर जनरल मेरिट टॉप कर रहा है उसको भी रिजर्व कैटेगरी में डाला जा रहा है। मैंने सारा डाटा मेरे पास पड़ा है, गवर्नमेंट को लेटर लिखा है, और आज के ज्ञापन में भी हमने चीजें दी गई है। तो जो रिजर्व कैटेगरी का बंदा अनरिजर्व में जा रहा है। यहाँ पर 75% ट्राइबल इलाका है और ट्राइबल इलाके को 45%। इसमें एक सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो 45% रिजर्व कैटेगरी से अनरिजर्व कैटेगरी से बाई चांस कोई बंदा लग भी गया है, तो उसको पदोन्नति में इसकी कैटेगरी जो गणना की जा रही है उसकी गणना रिजर्व कैटेगरी में ही की जा रही है। तो यह सारा का सारा खेल 2013 की अधिसूचना, उस 2013 की अधिसूचना को लेकर मैंने कई बार कहा है कि यह आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के लिए काला कानून है। तो वही जो 2013 की अधिसूचना पास कराने वाले लोग आज नए सिरे से आरक्षण करके आरक्षण का मुद्दा बना के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। सारे लोग एक पॉलिटिकली एजेंडा बना रखा है। बीच में आयोजन किया गया, बीजेपी के लोग एक पहली बार देख रहे, सत्ताधारी लोग रैली और आंदोलन कर रहे हैं। यार सत्ताधारी लोग कब करते हैं? हम पहली बार ये चीज देख रहे हैं। आप सत्ता में हो, पूर्व सांसद, सारे विधायक वर्तमान बीजेपी से जुड़े हुए, बीजेपी के प्रत्येक पदाधिकारी, बीजेपी के सारे नेता मिलकर रैलियों के लिए आंदोलन कर रहे हैं। वो भी आरक्षण की बात करें तो वही चीज कह रहा हूं मैं, आप चाह रहे हो तो लागू करा लो। सत्ताधारी लोग, आपकी सरकार है। आप एक वक्त कहते थे डबल इंजन की सरकार, यार आपकी डबल ट्रिपल इंजन की सरकार है। अब लागू करा तो आपको रैली करने की जरूरत है। मेन कोटे में कोटा जिस तरह से ये चाह रहे कि मीणा अलग, भील अलग, गरासिया अलग, सहरिया अलग, धानका अलग, ये राजस्थान के अंदर टोटल 12 से 15 अनुसूचित जनजातियां हैं। अगर अनुसूचित जनजातियां वाइज करेंगे तो 12 भागों में रिजर्वेशन बटेगा। कैसे बटेगा, किस तरह से होगा ये इंप्लीमेंट? उनको रिजर्वेशन देना उद्देश्य नहीं है, उनको आपस में लड़ाना मेन उद्देश्य है। हम चाहते हैं कैटेगरीज वाइज किया जाए, कोटे में कोटा किया जाए, क्षेत्र के आधार पर कर दिया जाए। हम भी चाहते हैं उदयपुर डूंगरपुर का बांसवाड़ा गरीब बच्चा एसडीएम बने, तो क्षेत्रीय आधार पर किया जाए। अनुसूचित क्षेत्र का अलग हो जाए, डीटीएस ये रेगिस्तान इलाके के ट्राइबल मांग रहे वो अलग हो जाए, गैर अनुसूचित क्षेत्र का अलग हो जाए, और सहरिया का 2019 में शायद कर रखा है, वहां पर सहरिया को अलग से रिजर्वेशन पॉलिसी दे रखी है। तो हम ये 4 भागों में, राजस्थान के अंदर जो मेन रिजर्वेशन प्रशासनिक सेवा में जो मिल रहा है उसको 4 भागों में डिवाइडेशन किया जाए। अनुसूचित क्षेत्र का रिजर्वेशन पॉलिसी है तो जो संविधान की मूल भावना के अकॉर्डिंग इसको लागू
किया जाए, ये मूल लड़ाई है हमारी। दूसरे नंबर पे हमारा जो पानी का इश्यू है, 1966 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया जी थे और गुजरात में पाटिल करके मुख्यमंत्री जी थे। माही डैम बनाया, लोग हमारे विस्थापित हुए, यहाँ प्रताड़ित हुए, आज भी उन लोगों को मुआवजा नहीं मिला है। और 40 टीएमसी पानी गुजरात उपयोग कर रहा है। करणा बनाया, करणा के लोग विस्थापित हुए, बांसवाड़ा डूंगरपुर के लोग 100% पानी गुजरात उपयोग कर रहा है। उस समय समझौता हुआ, उस समय यहाँ का लोग जागरूक थे नहीं, इस चीज को समझ नहीं पाए। तो ये समझौतों के अकॉर्डिंग इस बात को मैंने प्रधानमंत्री जी को भी समझाया है। तो ये लोग इस बात को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। आप सरकार बैठी है डबल इंजन की, गुजरात में भी आपकी सरकार है। इन समस्त इश्यूओं को लेकर एक भी चीज में कोटे में कोटा हो जाता है तो रोस्टर प्रणाली किस आधार पर लागू होगी? क्योंकि रोस्टर प्रणाली में 12 से 13 सीटें आना अनिवार्य है। अब कोटे में कोटा हो जाएगा, वो सीटें आएगी नहीं, रोस्टर प्रणाली लागू ही नहीं होगी। तो ये समस्त इश्यूओं को लेके और पिछले 2013 से लगा के आज तक की जितने जो भर्तियां हुई है, इन भर्तियों की स्टडी करते हैं तो यहाँ के ट्राइबल के बच्चों को नुकसान हुआ है। एक चीज है ईडब्ल्यूएस सरकार कह रही है, मैंने क्वेश्चन पूछा, सरकार ने जवाब दिया ईडब्ल्यूएस लागू नहीं है। पिछले 2 भर्तियों के अंदर ईडब्ल्यूएस दिया गया। ईडब्ल्यूएस के लिए अलग से राज्यपाल महोदय द्वारा कोई अधिसूचना जारी नहीं की, मतलब अंधा कानून चला रहे हैं यहाँ पर। पैसा एक्ट का हमारा जो लाल रखा है, अब ये जितने जो जमीन है, माही कैनाल, हम भी चाहते पानी पहुंचे। भूमि अधिग्रहण 2013 के अंदर स्पष्ट लिख रखा है कि आपको जन सुनवाई करनी है, आपको पैसा एक्ट के तहत ग्राम सभा से अनुमति लेनी है, इसके बाद आपको। अब लोगों को मुआवजा नहीं लिया है, मुआवजा नहीं मिला है, पैसा एक्ट के तहत ग्राम सभा बनी है, न जन सुनवाई की गई है, और कालाबाजारी के तहत कुछ लोग इधर इधर जमीन लोगों को बिगाड़ रहे हैं। तो ये मैं जहां तक समझता हूं, इन चीजों को हम छोड़ने वाले नहीं, हम पीछे पड़ के रहने वाले। जो भी अधिकारी है, जो भी वो, अगर कानून की अवहेलना, पैसा एक्ट सबके लिए लागू, पैसा एक्ट की अवहेलना करते हैं अधिकारी, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। बांसवाड़ा विधायक अर्जुन सिंह बामनिया भारत आदिवासी पार्टी को कहते हैं कि लंबी रेस का घोड़ा नहीं है, 5 साल में निपट जाएगा। अब जो घोड़ा दौड़ता है उसको ही पता है कि वो कितनी लंबी रेस का घोड़ा है, ठीक है। वो तो मैं क्या, जनता तय करती है कि किसको, राजनीतिक जो है, एक लोकतांत्रिक दौड़ में किस घोड़े को कितना दौड़ाना है, वो तय, उसकी नीति, उसकी सोच, उसके विचार करते हैं, और साथ में जनता का बहुमत तय करता है। तो वो जनता तय करेगी और हमारी नीति, हमारे विचार और हमारे उद्देश्य तय करेंगे। विधानसभा चुनाव में तो बहुत अच्छा गठबंधन रहा था सर, और विधानसभा ने लोकसभा में रहा था। लोकसभा में जो सिचुएशन जो बनी थी, उस समय हम खुद मानते हैं कि कहीं न कहीं इंडिया अलायंस के कुछ लोगों का, 100% नहीं कह सकते, कुछ लोग ऐसे भी जो अंदर खाने बीजेपी को काम कर रहे थे, जिन लोगों का सहयोग रहा है उनका एहसान आज भी हम मानते हैं, और उनकी जो भी बात होती है आज मेरे पास आते हैं, उनके काम में करता हूं। हम एहसानमंद लोग हैं, किसी को मतलब इधर उधर काम नहीं करेंगे और किसी को नजरअंदाज नहीं करेंगे। मैं सबका सांसद हूं, मेरे पास जो भी व्यक्ति आएगा, किसी भी विचारधारा, उनका काम करेंगे। अब उनके बोल कैसे हैं, वो क्या है, वो तो वही जाने। बांसवाड़ा को संभाग हटा दिया है, उसके लिए क्या कहेंगे? बांसवाड़ा को संभाग से हटा दिया है, उसके लिए? हाँ, बांसवाड़ा संभाग को लेके भी हमने ये इस इशू को लेकर हमारे कुछ वक्ताओं ने बताया गया है। आज जब संभाग लाए तो वही नेता उस समय फूल बंटवा रहे थे, माला पहन रहे थे संभाग के नाम पे। आज संभाग हटा है तो वो कह रहे हैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो सरकार की नीतियां है और वैसे जरूरत नहीं थी। आज राजस्व के इश्यू अगर माने तो हमारे लोगों को जाना पड़ रहा है, वहां उदयपुर जाना पड़ रहा था। कई राजस्व के इश्यू यहाँ पर क्लियर हुए थे। कई ऐसे एनआई एक्ट के जो इश्यू होते थे, कई ऐसे जो पेंशन संबंधित इश्यू होते थे, अगर संभाग यहाँ पर होता तो एक सरकार की स्कीम धरातल पे सही तरीके से लागू हो पाती। एक बड़ा नुकसान किया है ये बात अलग है कि यहाँ का व्यक्ति जागरूक नहीं है, मानते इस बात को, इसी का सरकार फायदा उठा रही है। लेकिन जिस दिन जनता को पता चलेगा कि हमारे साथ गलत हुआ है, आज से 10 साल बाद भी पता चलेगा, 10 साल बाद भी यहाँ की जनता वर्तमान सरकार से बदला लेगी। नहीं, आपने इसके लिए कोई पहल की क्या? आपने जो ज्ञापन दिया है उसमें 11वें नंबर पे आपने पॉइंट लिखा है कि यहाँ के लोकल के कुछ लोगों ने मीणा शब्द लिखना यूज कर दिया है, सर ने मीणा, वो पूरा मामला थोड़ा सा देखो, हमारे वक्ताओं ने बताया था कि अगर इस इलाके में मीणा गोत्र या मीणा समूह के लोग होते, हम किसी भी जाति, वो भी हमारे भाई है, इस इलाके में, दूसरे इलाके में, इस देश के अंदर रहने वाला प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक व्यक्ति जो मानवता में विश्वास रखता है, उसके साथ हमारी संपत्ति है। लेकिन इस इलाके के अंदर भील समूह था। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे जाए, सबसे पहले 1576 के अंदर हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। अगर यहां मीणा थे तो इतिहास में यह पढ़ाया जाता कि महाराणा प्रताप का मीणाओं ने साथ दिया। 1855 के आसपास मेवाड़ बिलकोर बनाई। अगर यहां मीणा होते तो मीणा बिलकोर बना। 1841 में मेवाड़ बिलकोर बनाई। अगर यहां मीणा होते
तो मेवाड़ मीणा कोर बटालियन बननी चाहिए थी। इसके बाद हम आते हैं आजादी के बाद 1965 तक सारे राजस्व रिकॉर्ड में बिल लिखा हुआ है। 1965 के बाद यहाँ पे लोगों के नाम मीणा मीणा दर्ज किया गया है। तो ये हम जहां तक समझे हैं, इसकी सारी स्टडी की हमने, इसका खुलासा भी करेंगे कि किसने किया, क्यों किया। और आज जो कह रहे बीजेपी वाले, सबसे पहले आप ये काम करा लो, नहीं जाके जो गलतीवंश से जो भी हुआ है, जो बिल है उसका राजस्व रिकॉर्ड में मीणा है, उसकी जाति में मीणा है, उसको संशोधन करा लो। अब डिवाइडेशन करेंगे तो आप हमारा आसपुर का आदमी कहां जाएगा? बांसवाड़ा के कई मीणा लगा रखे, वहां कहां जाएंगे? तो ये सबसे बड़ा ज्वलन मुद्दा है और इन इशुओं को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं और इसकी सारी स्टडी भी की है। 1965 के बाद ये सारा खेल क्यों हुआ, उसके पीछे भी हम लोग जा रहे हैं। धन्यवाद। ओके, थैंक यू।